Hello student. After the completion of DNA structure, the next part of the DNA is some of the important properties of DNA. DNA have lots of different properties. One of the important biomolecule, macrobiomolecule, और उसमें कई तरह की यूजफुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. मैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा जो हमारे आगे के मैकेनिज्म को समझने में काम आएंगे. इन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले लिखी है डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए. नाउ डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन वन ऑफ द वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए. द टर्म डीनेचुरेशन just means the disorganization, and it happens with many or even any other molecule also. प्रोटीन भी डीनेचर होते हैं और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं. डीनेचर होने का मतलब है कि कंपाउंड का जो अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाए. नॉर्मल इस तरह के डीनेचुरेशन अनयूजुअल अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं. टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीएच वीएच और इस तरह की चीज़ों में स्ट्रक्चर अपना मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है वो. और वो नॉर्म मैक्सिमम केस में वो जो डीनेचुरेशन है वो परमानेंट होता है, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाता. जैसे प्रोटीन भी डीनेचर होते हैं, एंजाइम्स डीनेचर होते हैं. 40-45 डिग्री टेम्परेचर के बाद में हम देखते हैं एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. तो अक्सर हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को डीनेचर कर देता है. लेकिन डीएनए में एक ऐसी खास बात है, नेचर ने इसको इस तरह से बनाया है कि भले ये डीनेचर हो जाए, पहली बात तो ये डीनेचर इतना इजीली होता नहीं. हमने कहा था डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये थोड़े बहुत टेम्परेचर बढ़ने पर इसका कुछ नहीं होता, काफ़ी स्टेबल रहता है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर फिर इसमें डीनेचुरेशन होता है. अच्छा, डीनेचुरेशन के नाम से भी सिर्फ इतना सा होता है कि उसके जो दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो पहले ब्रेक होते हैं, तो उसकी जो वो कॉइलिंग होती है वो खुल जाती है और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, और ये चीज़ भी तब अचीव होती है जब टेम्परेचर को हम 90 डिग्री अबव ले जाते हैं. 90-95 डिग्री अबव जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे. ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे बियॉन्ड 100, तब जाकर कहीं स्ट्रैंड ब्रेक होने वाली नौबत आती है. मीन्स आप देखिए 90 डिग्री टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और डीएनए इसका मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर बियर कर लेता है. और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर 90 अबव होने पर पहले उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और वो सेपरेट होता है. फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तब डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं. तो दिस इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूल इज़ क्वाइट स्टेबल. वन मोर थिंग इज़ दैट कि डीनेचुरेशन के बाद भी इसमें वापस रीनेचुरेशन नॉर्मल होने की भी एबिलिटी. सपोज 90 डिग्री अबव हमने इंक्रीज किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए. अगर आप वापस इसको नॉर्मल टेम्परेचर ले आते हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड रीफॉर्म हो जाते हैं और फिर से डीएनए वापस अपना वही हेलिकल डबल स्टैंडर्ड हो जाता है. तो इसमें रीनेचुरेशन की भी एबिलिटी. टेम्परेचर बढ़ाओ, दोनों स्ट्रैंड अलग. डीनेचुरेशन, टेम्परेचर कम करो, दोनों स्ट्रैंड वापस कॉइल्ड हो जाएंगे. तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है. ऐसा रीनेचुरेशन आपको प्रोटीन, एंजाइम या और किसी मॉलिक्यूल में नहीं मिलेगा. ये वापस ठीक भी हो जाते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम कई बार यूज़ भी करेंगे आगे जाकर. अगर डीएनए को हमें डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड करना है, टेम्परेचर बढ़ा दो. ठीक है, ये काम आता है. तो डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए. डीनेचुरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं अनकॉइलिंग and separation of both strands of DNA at high temperature, and the same thing can happen with at high pH also. High temperature, high pH. Normally high pH 8 और 9 के above और temperature 90 डिग्री 95 डिग्री above, इसमें ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं. इसी को हम डीनेचुरेशन कहते हैं. रिकॉइलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल पीएच. नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल पीएच पर वापस रिकॉइलिंग होना रीनेचुरेशन. ये प्रॉपर्टी लिविंग सिस्टम में काफ़ी काम भी आती है. मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाई टेम्परेचर देंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा. सिंगल स्टैंडर्ड को वापस लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर देंगे तो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है. ये एक रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है जो काफ़ी आगे जाकर भी यूज़ होगी, ध्यान रखिएगा. तो डीनेचुरेशन का मीनिंग क्या है और रीनेचुरेशन भी वापस होता है, ये भी ध्यान रखना है. उसके बाद में इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज द टीएम वैल्यू. टीएम वैल्यू का पूरा मीनिंग होता है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग. ठीक है, टीएम वैल्यू ऑफ डीएनए और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए. मेल्टिंग से या सीधा मतलब मेल्ट से नहीं है. मेल्टिंग टेम्परेचर एक्चुअल में वो टेम्परेचर है जिस पर दो बेस पेयर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं
और वो दोनों अलग हो जाते हैं। देखिए डीनेचुरेशन इज एन ओवरऑल प्रॉपर्टी। डीएनए काफ़ी लंबा सा है, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, नाइट्रोजन बेस हैं। अब हम उसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, 90 अबाव जाने पर जाकर ये पूरा सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा स्पेसिफिक वे में देखें, आखिर कितना टेम्परेचर, कैसे, क्या है, वो टीएम वैल्यू पर आते हैं। ठीक है, इट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू सेपरेट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। अब हमें कितना टेम्परेचर चाहिएगा जिससे कि हम दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर पाएं, ये एक्चुअली उसके न्यूक्लियोटाइड पे भी डिपेंड करेगा कि उस डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, क्या बेस पेयरिंग है। क्योंकि हमने देखा है कि ए एंड टी जो बेस पेयर है उनके बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस मीन्स टू सेपरेट ए एंड टी वी नीड लेस टेम्परेचर एज कंपेयर टू जी एंड सी। दे रिक्वायर लेस टेम्परेचर, इनको कम एनर्जी चाहिए, इनको ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब जो एटी वाला रीजन है, या एटी को हम कहेंगे लो मेल्टिंग रीजन, दिस विल हैव लो मेल्टिंग टेम्परेचर। डीएनए में जहाँ 80 पार्ट ज़्यादा है वो लो मेल्टिंग रीजन कहलाएगा, उसका लो मेल्टिंग टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाए। और जो जीसी वाला पार्ट है वो उनकी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। समझ में आई बात? तो हम 80 जीसी जो बेस पेयरिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का हम डिफरेंस देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं डीएनए में, ठीक है, तो यूं नहीं होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक ही साथ में अलग हो जाते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले जहाँ जहाँ 80 पार्ट है, जहाँ जहाँ भी 80 बीच बीच में है, वो हिस्सा अलग होगा। फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे तब जीसी वाला पार्ट भी अलग होगा, और तब फिर ओवरऑल टेम्परेचर, ओवरऑल डीएनए अलग हो जाएगा। तो वो जो हम डीनेचुरेशन कहते हैं वो तो ओवरऑल सेपरेशन है, ठीक है। उसमें जो हमने कहा 90-95 अबव, तो वो उसका टोटलिटी पर बेस्ड बात की जाती है। और ये थोड़ा स्पेसिफिक है कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर बेस पर बात करें कि 80 और जीसी के बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डीएनए में 80 पार्ट ज़्यादा होगा वो थोड़ा कम टेम्परेचर पर इजीली सेपरेट हो जाएगा, लेस एनर्जी में। जीसी पार्ट ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये टीएम वैल्यू कहलाती है, जो उसके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग पर डिपेंड करेगी। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेशन में उसी अकॉर्डिंग डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब आप देखिए, हमने एक और चीज़ कही थी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जीसी रिच होता है और यूकैरियोटिक डीएनए 80 रिच होता है। तो कौन से डीएनए का टीएम वैल्यू हायर रहा? तो टीएम वैल्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज हायर और मोर देन टीएम वैल्यू ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, इट इज 80 रिच, ठीक है। तो यूकैरियोटिक डीएनए जो है यूजुअली लेस टेम्परेचर पर ही सेपरेट हो जाए, उसमें 80 पार्ट ज़्यादा है, इसमें जीसी पार्ट ज़्यादा है। अब आपको इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई भी डीएनए का एक सेगमेंट दे दिया और कह दिया गया कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा जो है सेपरेट होगा। 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें कोई भी सीक्वेंस दे दी, ए टी टी जी टी ए, मान लीजिए यही एक सीक्वेंस, डबल स्टैंडर्ड बना लो उसको, टी ए सी ए टी, ठीक है। एक डीएनए ये हो गया मान लीजिए, दूसरा डीएनए और ले लेते हैं अपन, ये हो गया एक और डीएनए सेगमेंट। ऐसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा जाए कि विच डीएनए रिक्वायर लेस टेम्परेचर टू सेपरेट, विच डीएनए हैव लो मेल्टिंग टेम्परेचर, विच हैव हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी डीएनए का कोई सेगमेंट दिया जाए, किसको टेम्परेचर कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो क्या करो आप ये देखो रिलेटिवली कंपेरेटिवली 80 पार्ट ज़्यादा है कि जीसी पार्ट ज़्यादा। जैसे इस वाले सेगमेंट में अगर मैं देखूँ तो इसमें ज़्यादातर तो 80 है, इधर हमने बनाया ऐसा है कि ये जीसी वाला पार्ट ज़्यादा है। तो इन दोनों डीएनए सेगमेंट में ये वाला जो पार्ट होगा वो जल्दी सेपरेट होगा, इट हैव लेस और लो मेल्टिंग टेम्परेचर। इसका जो हो जाएगा हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, तो इसका जो हो जाएगा दिस विल हैव लो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग एंड दिस डीएनए विल हैव हाई टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। तो टीएम वैल्यू एक्चुअली ये इंडिकेट करेगा कि कितना टेम्परेचर चाहिए और वो उनके 80 जीसी कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी थी ये डीएनए के टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टी, उनकी सेपरेशन, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, अगली एक प्रॉपर्टी और लेते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन बाय डीएनए। हर मॉलिक्यूल के अंदर और बहुत सारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको लाइट एब्जॉर्प्शन एबिलिटी मिलती है। पर्टिकुलर किसी न किसी वेवलेंथ की लाइट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, रिलीज भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है।
डीएनए की अगर हम बात करें, और वैसे भी डीएनए हो या और भी मॉलिक्यूल हो, पिगमेंट्स हो, जो भी हो, लाइट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है और किस वेवलेंथ पर वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, ये हम मेजर कर सकते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम ये चीज मेजर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सॉरी, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल का हमने देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करता है, तो ध्यान रखिएगा डीएनए मॉलिक्यूल यूवी रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करता है और सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो शो करता है 260 नैनोमीटर। 260 नैनोमीटर की लाइट उसके लिए बेस्ट होती है जो वो एब्जॉर्ब करता है, तो ये यूवी रेंज में आती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेंज की 260 नैनोमीटर की लाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच वेवलेंथ इज बीइंग एब्जॉर्ब मैक्सिममली बाय डीएनए। 260 नैनोमीटर यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्प्शन किसी भी मॉलिक्यूल में कितना लाइट एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पर होगा, ये उसके अपने केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग। तो हम उतना ज़्यादा बॉन्डिंग के डिटेल में तो नहीं जाएं, बट हम वेवलेंथ जरूर ध्यान रखें। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है 260 नैनोमीटर की। इसमें भी हमने देखा है कि सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में भी लाइट एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी में फ़र्क है, और अक्सर देखा गया कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एब्जॉर्ब मोर यूवी लाइट देन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगेन वही बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर का इसके पीछे रीजन है, तो ये भी ध्यान रखना है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एब्जॉर्ब मोर यूवी लाइट देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब अगर आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड, आप डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड कर रहे हैं, तो कोई ये लाइट एब्जॉर्प्शन ही तो हमें बताएगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंड का यूज क्या है, ये डीनेचुरेशन हुआ नहीं हुआ, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, ये हम लाइट एब्जॉर्प्शन से बता सकते हैं। क्या आपने डीएनए मॉलिक्यूल लिया, उसका लाइट एब्जॉर्प्शन देखा और उसके बाद उसको हीट करके फिर लाइट एब्जॉर्प्शन देखा, तो बढ़ेगा या कम होगा? डबल स्टैंडर्ड है, आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ? सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। सिंगल स्टैंडर्ड होने पर यूवी एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको हम हाइपर क्रोमेटिसिटी भी कहते हैं। हाइपर क्रोमेटिसिटी, लाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड जाने पर। तो डीनेचुरेशन हुआ नहीं हुआ अपने को दिखेगा थोड़ी, हमने तो डीएनए को हीट किया, अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए या नहीं हुए, ये चेक करने के लिए आप लाइट एब्जॉर्प्शन चेक कर लो, यूवी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर वो इंक्रीज हुआ है तो सिंगल स्टैंडर्ड हुआ है। वापस आप सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंडर्ड करते हैं, रीनेचुरेशन, तो उस समय यूवी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, हाइपोक्रोमेटिसिटी। ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन हमें ये चेक करने में हेल्प करता है कि वेदर द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, डीनेचर्ड है या नॉर्मल डीएनए है, ये पता हम लाइट एब्जॉर्प्शन से भी कर सकते हैं। 260 नैनोमीटर की यूवी रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके, इसके बाद देखिए एक और डीएनए में खास बात है, डीएनए में कई जगहों पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है। पैलिंड्रोम वर्ड वैसे लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, लिटरेचर में अक्सर हर लैंग्वेज में पैलिंड्रोमिक वर्ड होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में ऐसा कोई भी वर्ड जिसको दोनों तरफ से रीड करने पर सेम मीनिंग आए, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी हैं, उनको हम जैसे इंग्लिश में मलयालम, हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो जो वर्ड दोनों तरफ से सेम चलता हो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। नंबर्स भी होते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोमिक डीएनए, कोई पूरा डीएनए मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, डीएनए तो बहुत लेंदी होता है। उस बड़े से डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चलती है, कई बार बीच बीच में ऐसी सीक्वेंस बन जाती है जो दोनों स्ट्रैंड पर सेम डायरेक्शन में रीड करने पर सेम आती है, तो उसी पर्टिकुलर हिस्से को हम पैलिंड्रोमिक डीएनए कहेंगे। ये हमारा आगे बहुत काम आएगा। ये बड़ी स्पेशल साइट्स होती है, कहीं भी बन सकती है, और एक डीएनए में ऐसी सैकड़ों साइट हो सकती है। सो दिस इज द डीएनए सेगमेंट विच हैव सेम बेस सीक्वेंस ऑन बोथ स्ट्रैंड्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन फिक्स रखना है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये डीएनए स्ट्रैंड है GGATCC, ये एक स्ट्रैंड पर 6 बेस पेयर है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो CCTAGG आ गया। ये इसका 5 एंड होगा तो ये 3 होगा, ये 3 होगा तो 5। ना अब मैं अगर इसको 5 to 3 रीड करता हूँ, तो 5 to 3 रीड करने पर मेरी सीक्वेंस आ रही GGATCC, तो मैं इस वाले को भी 5 to 3 देखूंगा, तो मुझे उधर से देखना पड़ेगा। डायरेक्शन सेम रखना। ये यूँ जाएगा तो ये इधर आएगा, तो आप देखो इधर भी वही सीक्वेंस आ रही GGATCC। तो दोनों स्ट्रैंड पर सेम डायरेक्शन में सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, दे आर जस्ट अराउंड 4, 6 और 8 बेस पेयर। जैसे ये 6 बेस पेयर की है, ठीक है,
तो ज़्यादा नहीं, 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 8 बेस पेयर के ऐसे छोटे छोटे हिस्से डीएनए में बीच बीच में आते हैं, और ये जो सेगमेंट होते हैं दे आर कॉल्ड पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कुछ एंजाइम होते हैं जो इसी तरह के सीक्वेंस पे काम करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बायोटेक वगैरह में। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमेशा से यूजफुल साइट्स हैं, ध्यान रखना, और ये आपके आगे कई जगह पर यूज होता है। जब भी हम पैलिंड्रोम बोले तो समझ जाना है कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। डीएनए में इस तरह की सीक्वेंस, दोनों स्ट्रैंड पर सेम सीक्वेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और खास बात लेते हैं डीएनए की। नेक्स्ट वन, सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये बड़ी यूनिक चीज है, सेंस एंटीसेंस। इसको समझ भी लें। देखिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, अभी हमने बताया, एक 5 to 3 चल रहा है, एक स्ट्रैंड 3 to 5 चल रहा है, एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रैंड। एंटी पैरेलल क्यों होते हैं ये भी हम जानते हैं कि हमेशा वो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखना है, तो एंटी पैरेलल रहेंगे। अब आप देखिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। अच्छा, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के नाम से, मैंने पिछले चैप्टर जेनेटिक्स में भी कहा था कि इंफॉर्मेशन के नाम से सिर्फ प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, हमारे जीन में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है, समझ गए। फिर वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए पर आ जाती है, आरएनए पे भी आपको कोड दिखेगी। फिर ये आरएनए दूसरे कुछ आरएनए राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और वही से फिर करेक्टर बनता है, समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के कोड के फॉर्म में लिखा हुआ है, और वो चीज़ फिर डीएनए से आरएनए को दी जाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जिसको हम, जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म। और सपोज हमें नेक्स्ट जनरेशन में भेजनी, जो हम जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस कहते हैं, तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए से डीएनए बनता है, फिर वो नेक्स्ट सेल में चला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। सेल डिवीजन में एस फेज में डीएनए रिप्लिकेट होता है, तो यूं की यूं कॉपी बनती है, यानी कि डीएनए से डीएनए भी बनेगा, डीएनए से आरएनए भी बनेगा, और डीएनए के पास जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसको आगे भी ट्रांसफर करनी। देखिए डीएनए से डीएनए बनने में कोई दिक्कत नहीं, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है उन दोनों से डीएनए बन जाएगा। लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनता है और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो वो बड़ी काम की चीज़ है, वहाँ वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। बट डीएनए से डीएनए बनने में क्या हो रहा है कि जो जैसा डीएनए उसकी एक कॉपी बना दी वैसी की वैसी, ठीक है। लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं तो हमारा एम होता है कि हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को आरएनए पर लिखें और आरएनए से फिर प्रोटीन बनवाएंगे, ठीक है। अब चाहे आप डीएनए का स्ट्रैंड बनाओ या आरएनए का स्ट्रैंड बनाओ, है तो वो न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनती है। कौन सा डायरेक्शन था? 5 to 3। जिस तरह की वहाँ बॉन्डिंग होती है, अ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑलवेज फॉर्म्स इन डायरेक्शन ऑफ 5 to 3, क्योंकि थर्ड एंड पर ही नया जुड़ता है, तो नया तो 5 to 3 ही बनेगा। समझ में आ गई बात? पहली बात ध्यान रखना, नया स्ट्रैंड चाहे वो डीएनए का बने चाहे आरएनए का बने, 5 to 3 बनेगा, एक बात। दूसरी चीज हमने कहा था कि इसको बनाने के लिए एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज, याद है, और ये पॉलीमरेज अपने आप नहीं बनाता, इसको पुराने स्ट्रैंड को देखकर उसी के सामने नया बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा डीएनए आरएनए जो बनता है पुराने से देख के बनता है, तो पुराना जो स्ट्रैंड होता है उसको कहते हैं टेम्पलेट, ये मैं शुरू में भी कहा था, इसीलिए कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट। अब एक पुराना स्ट्रैंड है टेम्पलेट, उसके सामने नया बनेगा, चाहे वो डीएनए का स्ट्रैंड बने चाहे वो आरएनए बने, और बनेगा किस डायरेक्शन? 5 to 3। तो आप देखिए, पहली बात तो अगर आपको 5 to 3 स्ट्रैंड बनाना और पुराने के सामने बनाना, तो 2 स्ट्रैंड आमने सामने कब आएंगे? जब एंटी पैरेलल होंगे। नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बन रहा है? 5 to 3। नया तो 5 to 3 बनेगा, पुराने वाले के सामने बनेगा, यानी कि दोनों को एंटी पैरेलल भी रखना है, और इसीलिए पुराने वाला हमेशा 3 to 5 होना चाहिए। जो टेम्पलेट है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 3 to 5, तभी तो उसके सामने 5 to 3 आरएनए बनेगा या डीएनए बनेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब हमारे पास डीएनए में एक स्ट्रैंड तो 3 to 5 चलता है, एक 5 to 3 चल रहा है, आरएनए 5 to 3 बनेगा, तो इसका मतलब आरएनए दोनों स्ट्रैंड से नहीं बन सकता, एक ही स्ट्रैंड से बनेगा, ठीक है। और इसी वजह से अब एक काम की बात ध्यान रखना, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए में एक स्ट्रैंड पर रखी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आरएनए जो इस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा और प्रोटीन बना के करेक्टर बनाएगा, ये आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, तो इसको टेम्पलेट हमें किस डायरेक्शन में देना पड़ेगा?
3 to 5, 3 to 5 के सामने 5 to 3 बनेगा, हमेशा एंटी पैरेलल बनेंगे, तभी तो आमने सामने रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से जो 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, 3 to 5 डायरेक्शन वाला, उस पर हमने प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लिख रखी है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रिटर्न, और जो 5 to 3 है वो बस उसको खाली पेयरिंग कर रहा है, बाकी 5 to 3 वाला स्ट्रैंड ज़्यादा काम का नहीं है। हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 to 5 डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड पर होगी। कोई आपसे पूछे व्हाई ओनली ऑन 3 to 5, बिकॉज न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए और डीएनए always forms in 5 to 3 direction. That's why we need a template of 3 to 5, जिससे कि वो एक दूसरे के सामने बन भी सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये चीज़ में ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे तब और काम में आएंगी। ठीक है, तो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस आर फाउंड ओनली ऑन वन स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड मस्ट बी 3 to 5। 3 to 5 पोलैरिटी वाले पर ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। कारण, दिस इज बिकॉज hereditary informations are transferred from DNA to new DNA molecule or DNA to RNA molecule for inheritance and expression। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को आपको डीएनए से डीएनए में ट्रांसफर करना है, डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर करना है। एंड एज वी नो दैट द न्यू डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड ऑलवेज फॉर्म्स इन 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन ओनली, सो ओल्डर स्ट्रैंड मस्ट बी इन 3 to 5 डायरेक्शन। तो ये एंटी पैरेलल चाहिए हमें, इसलिए पुराना स्ट्रैंड 3 to 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रैंड है, अब आपको पूछा जाए कि डीएनए में टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हुआ, कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, क्या डायरेक्शन होगा उसका? 3 to 5। 3 to 5 वाले को टेम्पलेट कहेंगे, उसी के सामने बनेगा आरएनए। ठीक है, और जो 5 to 3 वाला है उसको नॉन टेम्पलेट कहेंगे। फिर क्लियर? इसको देखिए, यूँ समझिए, दोनों स्ट्रैंड के नाम लिखिएगा। The DNA strand with 3 to 5 direction in front of which new DNA or RNA strand forms is known as template strand, antisense strand और non coding strand। ठीक है, इसको टेम्पलेट भी कहेंगे, इसके कुछ और नाम भी है, एंटीसेंस और नॉन कोडिंग भी कहेंगे। और जो 5 to 3 स्ट्रैंड है दूसरा, इसके सामने वो नॉन टेम्पलेट हो जाएगा, उसको सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे। इनके तीनों नाम समझिएगा। इसको एक डायग्राम से देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें मैंने ये डीएनए बना रखा है। दो स्ट्रैंड है, मैंने कॉइल्ड नहीं बनाए, ये 3 to 5 स्ट्रैंड, ये 5 to 3। मैंने बस इंफॉर्मेशन 80 कुछ भी लिखी है, 4 पर न्यूक्लियोटाइड, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगी। समझ में आ गई बात? अब मुझे बनाना है आरएनए सपोज, तो मैं आरएनए बनाऊंगा। आरएनए किस डायरेक्शन बनेगा? 5 to 3। तो मुझे टेम्पलेट कौन सा लेना पड़ेगा? 3 to 5। तो अगर मैं आरएनए बनाता हूँ तो ये आरएनए ऐसे बनेगा, यहाँ से बनना शुरू होगा, आरएनए इसके सामने ऐसे बनेगा, ये 5 to 3 डायरेक्शन। ए है, आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो आरएनए में ए के सामने क्या आएगा? फिर आरएनए में तो टी होता ही नहीं, ए और टी पेयरिंग करते हैं, लेकिन टी की जगह आरएनए में क्या आ जाता है? यू, यूरेसिल। तो ए के सामने आएगा यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, फिर जी। ये आरएनए बना। तो आरएनए बनने का डायरेक्शन रहेगा ये 5 to 3 डायरेक्शन, इसलिए हमें 3 to 5 चाहिए होगा। ठीक है, तो 3 to 5 स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? 3 to 5 स्ट्रैंड हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। आगे बात समझ में? ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि 3 to 5 वाले के सामने बनेगा। अच्छा, जब अब ये तो बात हुई आरएनए बनने की, ये जो है हमारा, ये तो क्या है? आरएनए फॉर्मेशन, ये डीएनए से आरएनए बना, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये इस तरह से होगा। व्हाट अबाउट रिप्लिकेशन? जब डीएनए से डीएनए बनेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, डीएनए से जब आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, तो बस ये आरएनए का एक स्ट्रैंड बन गया, तो इसलिए डीएनए में से आरएनए जब बनता है तो एक ही स्ट्रैंड काम आएगा, उसका 3 to 5 स्ट्रैंड, जिसको कि हम टेम्पलेट कह रहे हैं, उसी से आरएनए बन जाएगा। ये वाला स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट आरएनए फॉर्मेशन में यूज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, ये जो टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट है, ये आरएनए के रेफरेंस में कहते हैं, क्योंकि जब डीएनए बनाते हैं ना, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो भी रूल तो वही रहेगा कि वो 5 to 3 बनेगा।
उसको भी 3 to 5 डायरेक्शन में टेम्पलेट चाहिए। लेकिन आपको जब डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो मैटर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी नया डीएनए भी क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर आपको उसको डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो फिर आपको दोनों स्ट्रैंड से बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर डीएनए बनाता तो ये 3 to 5 है तो यूं डीएनए बन जाता, एक स्ट्रैंड तो डीएनए का ही बनता, दूसरा स्ट्रैंड इसके सामने बनाता, तो फिर हम उधर से चलते यूं। समझ में आ गई बात? तो डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा वो तो मैं आगे आपको डीएनए रिप्लिकेशन बताऊंगा। यहाँ मेनली आरएनए की बात करूँ। ये जो मैंने टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट लिखे ये आरएनए के रिस्पेक्ट में लिखे। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में जब जा रही है वहां की हम बात कर रहे हैं मेनली। डीएनए से डीएनए में भी ये बात तो तय है कि डायरेक्शन 5 to 3 रहेगा, टेम्पलेट 3 to 5 ही चलेगा, लेकिन वहां दोनों स्ट्रैंड काम आएंगे और वो कैसे आएंगे उसको हम डीएनए रिप्लिकेशन अभी इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन आरएनए जब बनता है तो वो एक ही स्ट्रैंड से बनता है, इसलिए आरएनए के रेस्पेक्ट में ज्यादा बात पूछी जाएगी या कंफ्यूजन ज्यादा होता है, और आरएनए हमेशा एक ही स्ट्रैंड से बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, देखो इस 3 to 5 से ये वाला स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री, देखो ये ATGC या इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, और इसी 3 to 5 से आरएनए बन रहा है, ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इस स्ट्रैंड से आरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री और इस स्ट्रैंड से ये वाला स्ट्रैंड भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप देखो आरएनए और ये दोनों स्ट्रैंड इसी के कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब जरा आरएनए की सीक्वेंस और इस 5 to दोनों देखो 5 to 3 डायरेक्शन वाले हैं, इनकी सीक्वेंस पढ़ के देखो, UACGG और TACGG, केवल T और U का फर्क है, वो तो आरएनए डीएनए तो हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री बना, लेकिन इसकी सीक्वेंस किससे मैच कर रही है, तो 5 to 3 नॉन टेम्पलेट्स। जो नया आरएनए बना उसकी सीक्वेंस हमेशा 5 to 3 स्ट्रैंड्स से मैच करेगी एक्सेप्ट थायमिन एंड यूरेसिल। थायमिन यूरेसिल को छोड़ दे तो सेम रहेगी। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि सपोज डीएनए का एक स्ट्रैंड दे दिया और पूछा जाएगा आप बताओ आरएनए का स्ट्रैंड क्या बनेगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होता है। लेकिन अच्छे से देख लेना डीएनए का स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है। डीएनए अगर आपको 3 to 5 डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड दिया है तो आप जब आरएनए बनाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाना ऐसे। और मान लो आपको कंफ्यूज करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड दे दिया 5 to 3 डायरेक्शन वाला और पूछा जाएगा कि आरएनए की सीक्वेंस बताओ, तो 5 to 3 सीक्वेंस वाला अगर डीएनए दिया है तो ध्यान रखना वो का वही आरएनए की सीक्वेंस होगी, बस टी की जगह यू कर देना, ठीक है। ये चीज अभी हम ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन दोनों में, ये जो प्रॉपर्टी है ये हम दोनों जगह यूज करें, इससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ये चीजें आगे और इलेबोरेट वे में आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मेनली एक स्ट्रैंड पर ही होती है और उसी स्ट्रैंड से डीएनए आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा और प्रोटीन बनाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि आरएनए तो हम 5 to 3 बना पाएंगे, तो हम 3 to 5 वाले पे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो 3 to 5 वाले को टेम्पलेट, इसको नॉन टेम्पलेट कहें। अब आप एक और चीज देखिए, आरएनए पर जो सीक्वेंस आई, द सेंस ऑफ आरएनए किससे रिजेंबल करता है? आरएनए पर आने वाली ये कोडिंग सीक्वेंस, ये सेंस देखा जाए तो किससे रिजेंबल कर रहा है? 5 to 3 से। भले इससे नहीं बना लेकिन सीक्वेंस तो इसी से रिजेंबल हो रही है। और इसी वजह से ये ध्यान रखिएगा कि इनके कुछ और नाम भी है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को, क्योंकि इसकी सीक्वेंस आरएनए से रिजेंबल करती है, इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसको सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाएगा। अब ये थोड़ा आपको उल्टा लगेगा, और जिससे आरएनए बन रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, एंटी सेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो आरएनए नहीं बनाता वो तो सेंस है, कोडिंग है। कारण क्या है कि आरएनए पर जो सीक्वेंस आई इसको कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। द सेम कोडिंग सीक्वेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन नॉन टेम्पलेट, ये इन दोनों पर सेम आ रही है ना, बिकॉज द सेंस ऑफ आरएनए रिजेंबल्स विद द 5 to 3 नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस टेम्पलेट को फिर इसका रिवर्स कर देते हैं, एंटी सेंस और नॉन कोडिंग। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जिससे आरएनए बनता है वो टेम्पलेट, जिससे आरएनए बनता है वो एंटी सेंस या नॉन कोडिंग, जिससे आरएनए नहीं बनता है वो नॉन टेम्पलेट या उसको सेंस और कोडिंग कहेंगे।
ये बार बार वर्ड यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5, एंटी सेंस का डायरेक्शन 3 to 5, नॉन कोडिंग का डायरेक्शन 3 to 5, सेंस स्टैंड का, कोडिंग स्टैंड का या नॉन टेम्पलेट का डायरेक्शन 5 to 3। अब एक लास्ट बात और आती है कि चलो हमने ये तो कह तो दिए, एक से आरएनए बनाएंगे, लेकिन ये डिसाइड कैसे करें। हमने कहा 3 to 5 स्टैंड, तो मैं जब इधर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से 3 to 5 ये हो गया, ये 5 to 3 हो गया। लेकिन अगर अपन इधर आ जाएं तो सारा काम उल्टा हो गया, अब 3 to 5 ये हो गया, तो ये टेम्पलेट हो जाएगा और ये नॉन टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है। डीएनए में तो दोनों तरफ जा सकते हैं ना, पर इधर से भी चल सकते हैं, उधर से भी चल सकते हैं। इसीलिए अब आपका हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसके लिए डीएनए में व्यवस्था रहती है और एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। मैंने आपको कहा ये सब चीज़ें मैं ट्रांसक्रिप्शन में अच्छे से समझाऊंगा, तो ये ध्यान रखना हम किस डायरेक्ट किधर से स्टार्ट करें, इधर से करें या उधर से करें, वो प्रमोटर से डिसाइड होता है। अगर ये आप ध्यान रखिएगा कि इस तरफ यहाँ पर प्रमोटर रीजन होगा, अगर प्रमोटर इधर है, ये प्रमोटर साइट होती है, ये डीएनए में ही होती है, पूरा डीएनए चल रहा है। डीएनए में अगर प्रमोटर साइट इधर है तो अपन इधर से शुरू करेंगे, प्रमोटर से स्टार्ट होता है, तो फिर आपका ये टेम्पलेट, ये नॉन टेम्पलेट। यही प्रमोटर इधर होता तो फिर अपन इधर से स्टार्ट करते, तो फिर ये वाला टेम्पलेट कहाँ जाता है, ये नॉन टेम्पलेट। तो प्रमोटर की लोकेशन से हमें शुरू करना है, प्रमोटर से स्टार्ट करना, और वहां से देखना है कि जो 3 to 5 है वो टेम्पलेट और जो 5 to 3 है वो नॉन टेम्पलेट, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में अलग अलग रहते हैं, आरएनए एक से ही बनता है टेम्पलेट से, ठीक है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों जगह समझेंगे। तो ये प्रॉपर्टी और आपको ध्यान होनी चाहिए। हमने डीएनए का डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, उसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, लाइट एब्जॉर्प्शन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, सेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड, ये सारी चीज़ें बताएंगे, ये अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसके अलावा डीएनए में कुछ हमें अलग अलग फॉर्म्स मिले हैं, टाइप्स मिले हैं। हमने डीएनए देखा था कि डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, एक स्टैंडर्ड डीएनए हमने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। लेकिन हमें अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कई बार डीएनए के डायमेंशन में चेंज मिला है, कि कभी डायमीटर थोड़ा बढ़ गया, कम हो गया, हेलिक्स बढ़ गया, कम हो गया, इवन रेयरली सही कॉइलिंग ही चेंज हो गई। वैसे मैंने कौन सी कॉइलिंग बताई थी, राइट हैंडेड। तो हमें डीएनए के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स मिले हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं और क्या डिफरेंस है, एक कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में डीएनए के टाइप्स ध्यान रखेंगे। अगला हमारा पार्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ डीएनए। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इनको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और उनको नाम देते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, इस तरह से ए बी सी डी और जेड। इनमें डिफरेंस देखिए, 4 पैरामीटर कंपेयर किया। सबसे पहले कॉइलिंग, तो ए बी सी डी चारों राइट हैंडेड होते हैं, जो एक नॉर्मल डीएनए राइट हैंडेड, लेकिन रेयरली हमें एक ऐसा डीएनए मिला जो उल्टा चलता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। तो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग वाले को हम जेड डीएनए कहते हैं, और ये थोड़ा जिग जैग पैटर्न में अपीयर होता है, इसलिए इसको जिग जैग डीएनए, लेफ्ट डीएनए कहते हैं। और यही पूछा जाएगा, मेन तो इम्पोर्टेंट ये है इसमें जो पूछा जाएगा, इसकी कॉइलिंग ही उल्टी चलती है, जेड डीएनए रेयरली ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ठीक है। इसके बाद डायमीटर में अगर आप डिफरेंस देखें तो ए डीएनए का डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम होता है, बी का 20 एंगस्ट्रॉम होता है, सी और डी का 19 है, थोड़ा कम हो जाता है, और जेड डीएनए का सबसे कम डायमीटर है 18.4 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखने, इसलिए कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में ध्यान रखना। अब पूछा जाता है विच वन इज द थिनेस्ट डीएनए, तो थिनेस्ट डीएनए कौन सा हुआ, थिनेस्ट डीएनए जेड डीएनए हुआ, थिकेस्ट डीएनए ए डीएनए हुआ। हेलिक्स लेंथ में भी फर्क है, हमने कहा था हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, लेकिन ए डीएनए में कम होता है, 28 एंगस्ट्रॉम का ये, बी में 34 का होता है, सी में 31 का होता है, डी में तो 24 का ही रहता है, और सबसे लंबा हेलिक्स होता है जेड डीएनए का 45.6 एंगस्ट्रॉम, और वो इसीलिए एक लंबे जेड के फॉर्म में जिगजैग दिखता है, ठीक है। अब कितने बेस पेयर एक हेलिक्स में आते हैं, यूजुअली हमने कहा था 10 बेस पेयर इन वन हेलिक्स, लेकिन ए डीएनए में 11 आते हैं, ठीक है। बी डीएनए में आते हैं 10, सी में आते हैं 9 और डी डीएनए में आते हैं 8, और सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं 12 बेस पेयर पर हेलिक्स इन जेड डीएनए। जेड के पैरामीटर थोड़ा अलग ही हैं, इसका लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है, डायमीटर सबसे कम 18.4, हेलिक्स लेंथ सबसे ज़्यादा 45.6, और सबसे ज़्यादा बेस पेयर भी आते हैं 12, ठीक है। ये जितने भी हैं, ये देखिए इनमें मार्जिनल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है,
अलग अलग आयनिक कंसंट्रेशन और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशन आ सकता है और ये इनफैक्ट एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं। तो ये हमें टाइप्स ध्यान रखने ए बी सी डी। इन सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अब आपसे अगर पूछा जाए कि डी वाटसन एंड क्रिक एक्चुअली गेव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ विच डीएनए, तो आप बता सकते हो वाटसन एंड क्रिक ने किसका स्ट्रक्चरल मॉडल दिया था। तो आप देखो डायमेंशन से दिख रहा है 20 एंगस्ट्रॉम 34 10 बेस पेयर बी डीएनए। कौन सा? बी डीएनए। और सबसे ज़्यादा मिलता भी यही है इन फॉर्म्स में। सबसे कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन जो फॉर्म रहता है वो होता है बी डीएनए। वाटसन एंड क्रिक ने भी बी डीएनए को ही स्टडी किया था। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। बाकी आपको इनके डायमेंशंस ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए की जो हमारे डीएनए के आगे वर्किंग आएगी उसमें यूज़ होंगी। डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन तो बायोटेक में काफ़ी काम आता है। और भी जो डीएनए से रिलेटेड बातें बताई, तो डीएनए का स्ट्रक्चर और उसके बाद इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब अगले सेगमेंट में हम आते हैं डीएनए की पैकेजिंग को लेकर। डीएनए से हम शुरू से करें इज द लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल, बहुत लंबी लंबी लेंथ होती है। तो इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल सेल में आखिर रहेगा कैसे, और इसकी रिमार्केबल यूनिक पैकिंग होती है। हाउ द डीएनए इज पैक्ड। हम लोग जब सेल में देखते हैं तो हमें क्रोमेटिन, थ्रेड और क्रोमोसोम दिखते हैं। तो आखिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डीएनए तो होता है, तो कैसे बनता है? पैकेजिंग। ये वैसे 11th में सेल पढ़ते हैं, क्रोमोसोम पढ़ते हैं, वहाँ भी आता है और हमारे चैप्टर में यहाँ भी दिया हुआ। तो डीएनए के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बाद में हम अगला पार्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा।